वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं ऑर्डर 5 सिविल प्रोसीजर कोड की। तो ऑर्डर 5 जो सिविल प्रोसीजर कोड का है वो कहता है इशू एंड सर्विस ऑफ सम्मन। इट मीन्स सम्मनों का निकाला जाना और उसकी तामील कैसे की जाएगी। जो भी जिसके अगेंस्ट केस हुआ है उस पर सम्मन की सर्विस कैसे होगी, उसकी तामील कैसे होगी और वह इशू कैसे होगा। तो ये सारा प्रोसेस बताया गया ऑर्डर 5 में। मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है या एडवाइस है कि जब भी आप मेरी वीडियो देखते हैं तो संग में बुक भी निकाल लें, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट कि ऑर्डर 5 में क्या लिखा है। या कोई भी वीडियो में मैं आपको जो सिखाती हूँ तो आप उसकी जो बुक है उसको अपना निकाल के साथ साथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लर्न हो जाएगा। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं इसका रूल 1। रूल 1 कहता है सम्मन के बारे में बताता है कि व्हेन अ सूट हैज बीन ड्यूली इंस्टीट्यूटेड ए सम्मन मे बी इश्यूड टू द डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर द क्लेम एंड द फाइल द रिटन स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंस। इट मीन्स कि जब बात सम्यक रूप से संस्थित किया जा चुका है, अच्छी तरह से पूरी तरीके से क्या है कोर्ट में केस दाखिल हो चुका है, तब उस प्रतिवादी पर जो डिफेंडेंट है जिसके अगेंस्ट केस हुआ है सम्मन की तामील की तारीख से 30 दिन के भीतर अपेयर होने, उपसंजात होने का होता है मीनिंग अपेयर होने कोर्ट में और दावे का उत्तर देने, अपना डिफेंस रखने के लिए और अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन रिटन स्टेटमेंट दाखिल करके कि वह जो उसके खिलाफ केस हुआ है उसमें क्या कहना चाहता है, तो उसके लिए एक दाखिल होता है रिटन स्टेटमेंट, लिखित कथन कोर्ट में दाखिल करके यदि कोई हो फाइल करने के लिए सम्मन निकाला जा सकेगा। तो इस तरीके से सारा जो है वह सम्मन निकाल सकता है कि डिफेंडेंट जो है अपना पक्ष रखे, अपना रिटन स्टेटमेंट कोर्ट में दे कि वह क्या कहना चाहता है इस केस में। तो इसके लिए सम्मन कोर्ट निकाल सकती है। परंतु जब प्रतिवादी बात पत्र के उपस्थित किए जाने पर ही उपसंजात हो जाए, यानी कि जैसे ही कोई कोर्ट में केस दाखिल हुआ, प्लेन कोर्ट में दाखिल किया गया, तो क्या है उसी टाइम क्या है जो डिफेंडेंट है कोर्ट में अपेयर हो जाए, उपसंजात हो जाए, तो वादी का दावा स्वीकार कर ले, तब कोई सम्मन नहीं निकाला जाएगा। और जो इसने उसके अगेंस्ट केस किया है उसको एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले, तो किसी तरह का कोई सम्मन नहीं निकाला जाएगा। इसमें एक परंतु और है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट यह और कि जहां प्रतिवादी 30 दिन की उक्त अवधि के भीतर लिखित कथन फाइल करने में असफल रहता है, जो टाइम पीरियड है रिटन स्टेटमेंट डिफेंडेंट की तरफ से अपना जवाब दाखिल करने का वो है 30 दिन का। अगर वह उसमें असफल रहता है, उस टाइम पीरियड में जो है जिसमें वह कोर्ट में केस जो अपना डिफेंस है वो रख सकता है, उसमें असफल रहता है, तो उस केस में क्या है वहाँ उसे ऐसे किसी अन्य दिन को फाइल करने के लिए अनुरोध किया जा सकेगा जो न्यायालय उसके द्वारा उनके कारणों को लेखबद्ध करके या विनिर्दिष्ट किया जाए, किंतु जो सम्मन की तामील की तारीख से 90 दिन के बाद का नहीं होगा। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि 30 दिन तक क्या है डिफेंडेंट जो है वह अपना रिटन स्टेटमेंट कोर्ट में किसी वजह से दाखिल नहीं कर पाया, तो वह कोर्ट को बता सकता है कि वह इस कारण से, इस कोर्ट से क्या है कोर्ट में दाखिल नहीं कर पाया, अपना रिटन स्टेटमेंट, अपना डिफेंस नहीं रख पाया, तो वह क्या है कोर्ट क्या है उस टाइम पीरियड को बढ़ा देगी थोड़ा, और लेकिन वह कितना बढ़ाएगी, वह 90 दिन से ज़्यादा का नहीं बढ़ा सकती कोर्ट। सम्मन का जो रिटन स्टेटमेंट दाखिल करने का टाइम पीरियड है वो 30 दिन है, और किसी कारण से अगर नहीं कर पाता है तो 90 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। सेकंड है इसका सब रूल 2 कहता है कि वह प्रतिवादी जिसके नाम उपनियम 1 के अधीन सम्मन निकाला गया है, जो मैंने आपको ये रूल बताया, इसके अंतर्गत क्या है एक सम्मन निकाला जा चुका है का या तो स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जो सम्यक रूप से अनुदिष्ट किया जाए और बाद में उपस्थित सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए समर्थ हो। ऐसे प्लीडर द्वारा जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति है जो ऐसे सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए समर्थ है, यानी कि वह जो अगर कोर्ट ने जो सम्मन निकाल दिया है तो वह स्वयं कोर्ट में डिफेंडेंट जो है कोर्ट में अपेयर होगा, यानी कि उपस्थित होगा,
या वह अपने किसी एडवोकेट प्लीडर के थ्रू क्या है कोर्ट में उपस्थित होगा, जो उसके आंसरों जो क्वेश्चन है ये लॉ के क्वेश्चन है उसका आंसर दे सके, या जो केस से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है उसका क्या है आंसर दे सके। या वह ऐसे प्लीडर के द्वारा ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो उस केस में जो पर्सन है उनका उत्तर दे सके, तो वह प्लीडर के द्वारा वह व्यक्ति भी आ सकता है। नेक्स्ट आते हैं सब रूल 3 कहता है कि हर ऐसे संबंध न्यायाधीश या उसके अधिकारी द्वारा जो नियुक्त करे हस्ताक्षरित होगा और न्यायालय की मुद्रा मोहर लगी होगी। यानी कि यह संबंध जो कोर्ट के द्वारा निकाला जाएगा उसमें जो न्यायाधीश है, सिटिंग जज है, जो उस समय उस केस को देख रहा है, उसके सिग्नेचर होंगे, या उसने जो कोई अधिकारी अपॉइंट किया हुआ है ऑफिसर है तो उसके साइन होंगे, और साथ में साथ क्या है कोर्ट की मोहर स्टाम्प लगा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं रूल 2। रूल 2 ऑर्डर 5 का कहता है कि संबंधों में पावरद बात प्रति की प्रति यानी कि कॉपी ऑफ प्लेन एनेक्ट टू संबंध, यानी जब भी कोर्ट में से कोई संबंध लिया जाता है उसमें जो प्लेन दाखिल किया गया है, जिसने केस किया है, जो प्लेंटिफ है उसका ने जो बात पत्र दाखिल किया है उस बात पत्र को उस संबंध के साथ अटैच करके उसकी एक कॉपी अटैच करके, जिससे कि डिफेंडेंट को पता चल सके कि उस पर किस तरीके का केस हुआ है और वह अपने डिफेंस के लिए तैयार हो सके, तो एक कॉपी क्या है संबंध के साथ लगाई जाती है। ये कहता है रूल 2 ऑर्डर 5 का। रूल 3 क्या कहता है? रूल 3 कहता है न्यायालय प्रतिवादी वादी को स्वयं उपसंजात होने का आदेश दे सकेगा। इट मीन कोर्ट में ऑर्डर डिफेंडेंट और प्लेंटिफ टू अपीयर इन पर्सन। इट मीन कि जहां न्यायालय के पास प्रतिवादी को स्वयं उपसंजात होने यानी कि वह खुद अपीयर हो कोर्ट में अपेक्षित करने के लिए कारण हो, कोर्ट को लगता है कि उसका अपीयर होना जरूरी है प्रतिवादी का, वहां संबंध द्वारा यह आदेश किया जाएगा कि संबंध में जो तारीख लिखी हुई है वह न्यायालय में स्वयं यानी खुद क्या है कोर्ट में अपीयर हो। साथ में साथ उस संबंध में ये भी लिखा जाएगा। सब रूल 2 कहता है कि जहां न्यायालय के पास वादी की उसी दिन सभी उपसंजाति अपेक्षित करने के लिए कारण हो, तो वादी पर भी ये रूल अप्लाई हो सकता है कि कोर्ट कहे कि जिस दिन हमने डेट दी है आप उस दिन जो प्लेंटिफ जिसने केस दाखिल किया है वह भी कोर्ट में खुद अपीयर होगा, स्वयं अपीयर होगा, तो उस केस में उसको भी ऑर्डर कर सकती है। ये कहता है रूल 3 ऑर्डर 5। रूल 4 क्या कहता है? रूल 4 कहता है कि किसी भी पक्षकार को स्वयं उपसंजात होने के लिए, स्वयं अपीयर होने के लिए तब तक आदेश नहीं किया जाएगा जब तक कि वह किन्हीं निश्चित सीमाओं के भीतर निवासी ना हो। इट मीन नो पार्टी टू बी ऑर्डर टू अपीयर इन पर्सन अनलेस रेजिडेंस विद इन सर्टेन लिमिट्स। जो कोर्ट की जुरिडिक्शन है उसके अंदर अगर वह रहता है व्यक्ति तो उसको कोर्ट ऑर्डर कर सकती है। अदरवाइज जब तक कि जो बाहर है रहता है थोड़ा दूर रहता है तो उस केस में सर्कमस्टांसेस देखे जाएंगे। किसी भी पक्षकार को स्वयं अपीयर होने के लिए, उपसंजात होने के लिए केवल तभी आदेश किया जाएगा जब वह न्यायालय के मामूली आरंभिक अधिकारता की सीमा स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करता है, यानी कि जो कोर्ट का जुरिडिक्शन है उसके अंदर कहीं निवास करता है, या ऐसी सीमाओं के बाहर किंतु ऐसे स्थान में निवास करता है जो न्याय सदन से 50 मील से कम, और जहां उस स्थान के जहां वह निवास करता है उस स्थान के न्यायालय स्थित है, बीच जो है पंच सटांग दूरी तक रेल या स्टीमर संचालन या अन्य स्थापित लोक परिवहन है वहां 200 मील से कम दूर है। यानी 200 मील तक की दूरी तक क्या है कोर्ट ऑर्डर कर सकती है अगर कहीं जो आने जाने की सुविधा वहां पे है तो। नेक्स्ट आते हैं रूल 5। रूल 5 कहता है कि संबंध या तो विवादों के स्थिरीकरण के लिए या अंतिम निपटारे के लिए होगा। जो संबंध जो निकाला जा रहा है रूल 5 कहता है संबंध टू बी आइदर टू सेटल इशू और फॉर फाइनल डिस्पोजल। न्यायालय संबंध निकाले जाने के समय अवधारित करेगा कि क्या वह केवल विवादों के स्थिरीकरण के लिए होगा या बात के अंतिम निपटारे के लिए होगा,
उस संबंध में तदनुसार निर्देश अंतर्विष्ट होगा। यानी कि कोर्ट यह भी मेंशन करेगा कि जो संबंध निकाला जा रहा है वह जो इशू जो उस केस में क्या एस्टेब्लिश करने हैं, तो उस विवाद को के स्थिरीकरण के लिए निकाला जा रहा है या विवाद के अंतिम निपटारे के लिए, तो ये भी मेंशन करना होगा कोर्ट को। परंतु लघुवाद न्यायालय द्वारा सुने जाने वाले हर वाद में संबंध वाद के अंतिम निपटारे के लिए ही होगा। यानी कि जो स्मॉल कॉज कोर्ट है, जो मैंने आपको वीडियो आपको टॉप पे मिल जाएगी इसकी मेरे चैनल पे, कि लघुवाद न्यायालय द्वारा सुने जाने वाले हर वाद में संबंध जो है वह बात के अंतिम निपटारे के लिए निकाला जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल 6। रूल 6 कहता है ऑर्डर 5 का कि प्रतिवादी की उपसंजाति के लिए दिन नियत किया जाए। इट मीन्स कि जो रूल 1 के सब रूल 1 के अधीन न्यायालय के चालू कारोबार प्रतिवादी के निवास स्थान और संबंध की तामील के लिए आवश्यक समय की प्रति निर्देश में नियत किया जाएगा, और वह दिन जिस ऐसे नियत किया जाएगा कि प्रतिवादी को ऐसे दिन उपसंजात होने और उत्तर देने को समर्थ होने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए। यानी कि जिस दिन कोर्ट खुली हुई है उस दिन का समय दिया जाएगा, जहाँ प्रतिवादी का निवास स्थान को ध्यान में रखते हुए और संबंध की तामील के लिए आवश्यक समय जो है डिफेंडेंट को मिल जाए अपना डिफेंस रखने के लिए। इन सब बातों को ध्यान में रख के क्या है कोर्ट संबंध निकालेगी और डेट फिक्स करेगी। नेक्स्ट कहते हैं रूल 7। रूल 7 कहता है कि संबंध प्रतिवादी को यह आदेश देगा कि वह वे दस्तावेज पेश करे जिन पर वह निर्भर करता है। संबंध टू ऑर्डर डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट रिलीज ऑन बाय हिम। इट मीन्स कि जो उपसंजाति है कोर्ट में अपेयर होने का दिन है या उत्तर देने के लिए संबंध में प्रतिवादी को आदेश होगा कि वह अपने कब्जे या सख्ती में कोई अगर डॉक्यूमेंट्स है जिसके वह डिफेंस करना चाहता है उसकी एक कॉपी क्या है कोर्ट में पेश करे और जिस पर अपने मामले के समर्थन में वह निर्भर करता है। यानी कि जो अपना वह डिफेंस रखना चाहता है उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वह भी कोर्ट में लेके आए, ये भी मेंशन कर सकता है कोर्ट संबंध में। नेक्स्ट आते हैं रूल 8। रूल 8 कहता है कि अंतिम निपटारे के लिए संबंध निकाले जाने पर प्रतिवादी को यह निर्देश होगा कि वह अपने साक्ष्यों को पेश करे। अगर ये है कि जो अंतिम निपटारा फाइनल डिस्पोजल है उस केस का, तो उस केस में कोर्ट ऑर्डर करेगी कि प्रतिवादियों के वह अपने जो साक्षी हैं एविडेंस जो हैं जो विटनेस जो हैं वो पेश करे। जहां संबंध बात के अंतिम निपटारे के लिए है वहां उसमें प्रतिवादी को यह निर्देश भी होगा कि जिन साक्ष्यों के साक्ष्य पर अपने मामले के समर्थन पर वह निर्भर करने का आशय है उन सबको उसी दिन पेश करे जो उसकी उपसंजाति का दिन है जिस दिन उसने कोर्ट में अपियर होना है। साथ में साथ अपने विटनेसेज भी लेके आए। अगर जो संबंध निकाला गया है कोर्ट के द्वारा वह अगर वाद के अंतिम निपटारे के लिए फाइनल डिस्पोजल के लिए है तो उस केस में कोर्ट कह सकती है कि आप जो डिफेंस रखना चाहते हैं और जो अपने समर्थन में अपने विटनेस पेश करना चाहते हैं तो आप पेश करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल 9। रूल 9 है तामील सर्विस कैसे की जाएगी। संबंध और सर्विस न्यायालय द्वारा संबंध का परिधान डिलीवरी ऑफ संबंध बाय कोर्ट। कोर्ट के द्वारा क्या है संबंध भेजा जाता है जहां प्रतिवादी उस न्यायालय के अधिकारता के भीतर निवास करता है, यानी कि इसका रेजिडेंस क्या है उस न्यायालय के जुरिडिक्शन के अंदर आता है जिसमें बात संसद किया जाना है, या उस अधिकारता के भीतर निवास करने वाला ऐसा उसका अभिकर्ता है कोई एजेंट है उस डिफेंडेंट का जो संबंध की तामील का प्रतिग्रहण करने के लिए सशक्त है, जिसको डिफेंडेंट ने अपना जो संबंध है उसको एक्सेप्ट करने के लिए रखा हुआ है। वहां संबंध तब तक कि न्यायालय अन्यथा निर्देश ना करे उचित अधिकारी को उसके द्वारा या उसके अधीनस्थों में से एक या ऐसी कोरियर सेवा द्वारा, ये कोरियर के थ्रू भेज सकता है, अधिकारी के द्वारा भेज सकता है, जो न्यायालय उसे तामील के लिए अनुमोदित करे परिदत इस तरीके से किया जाएगा। कोर्ट सर्विस जो है इस तरीके से क्या है संबंध की जाएगी।
सब रूल 2 कहता है रूल 9 का कि उचित अधिकारी उस न्यायालय से भिन्न जिसमें वह संस्थित किया गया है किसी न्यायालय का अधिकारी हो सकेगा, और जहां वह ऐसा अधिकारी है वहां सम्मन ऐसी रीति से भेजा जा सकेगा जो न्यायालय निर्देश करे। तो ये बताया गया है सब रूल 2 में। सब रूल 3 कहता है कि सम्मन की तामील प्रतिवादी या तामील का प्रतिग्रहण करने के लिए सशक्त किए गए उसके किसी एजेंट के द्वारा अभिकर्ता को संबोधित सीधी रजिस्ट्री डाक द्वारा या स्पीड पोस्ट द्वारा या ऐसी कोरियर सेवा द्वारा जो उच्च न्यायालय के जो नियम बने हुए हैं या नियम 1 में निर्दिष्ट न्यायालय द्वारा अनुमोदित है या उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों या उपनिषद दस्तावेजों जैसे फैक्स संदेश इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा भी है कि पारेषण के किसी अन्य साधन द्वारा उसकी एक कॉपी प्रदान की जाएगी। यानी कि जो कोर्ट के द्वारा सम्मन भेजा जा रहा है चाहे स्पीड पोस्ट से या किसी भी तरीके से भेजा जा रहा है या इलेक्ट्रॉनिक या कोरियर के द्वारा भेजा जा रहा है, फैक्स के द्वारा भेजा जा रहा है, तो उसकी एक कॉपी भी प्रोवाइड की जाएगी। परंतु यह है कि इस नियम के अधीन सम्मन की तामील वादी के खर्चे पर की जाएगी, लेकिन जो खर्चा किया जाएगा वो प्लेंटिफ के द्वारा वादी के द्वारा किया जाएगा, जो सम्मन की सर्विस का जो खर्चा है। सब रूल 4 कहता है रूल 9 का सब रूल 4 कहता है कि सब रूल 1 में किसी बात के होते हुए भी जहां कोई प्रतिवादी उस न्यायालय के अधिकारिता के बाहर निवास करता है जिसमें वह संस्थित किया गया है और न्यायालय यह निर्देश देता है कि उस प्रतिवादी को सम्मनों की तामील ऐसे माध्यम से की जाए जैसा उपनियम 3 में निर्दिष्ट है, रसीदी रजिस्ट्री डाक से भिन्न, वहां नियम 21 के उपबंध लागू नहीं होंगे। यानी कि अगर फैक्स के द्वारा कोरियर के द्वारा जहाँ दूर रहता है डिफेंडेंट तो उस केस में जो है वो उसके द्वारा किया जाएगा कि जो सर्विस की जाएगी वह अगर फैक्स वगैरह के द्वारा की जा रही है तो उसमें जो नियम रूल 21 है वो अप्लाई नहीं होगा, उसके प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं रूल 5। रूल 5 कहता है रूल 9 का कि जब कोई अभिस्वीकृति या अन्य पावती जिस पर प्रतिवादी या उसके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर होना तात्पर्य है न्यायालय द्वारा प्राप्त की जाती है, यानी कि जो किसी डिफेंडेंट के द्वारा जो है या उसके एजेंट के द्वारा कोई जो सम्मन है उसको प्राप्त कर लिया जाता है तो उसके सिग्नेचर होंगे, न्यायालय द्वारा प्राप्त की जाती है। और डाक वस्तु जिसमें सम्मन अंतर्विष्ट है न्यायालय द्वारा वापस किए जाते हैं या जो डिफेंडेंट है उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, वापस आ जाते हैं कोर्ट को, जिस पर डाक कर्मचारी या कोरियर सेवा द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किया गया। यह आज से भी प्रश्नांकित तात्पर्य है कि प्रतिवादी या उसके अभिकर्ता ने जब सम्मन उसे भेजे जाए या सर्विस की गई उसकी तो वह उस डाक वस्तु का परिधान लेने से इनकार कर दिया। तो जो कोरियर सेवा वाला है वो भी लिख सकता है कि जो डिफेंडेंट है उसने सम्मन लेने से मना कर दिया, या कर सकता है कि जो है वहाँ पे कोई उपस्थित नहीं था, जो भी परिस्थिति होगी वो उसको लिख देगा, मेंशन कर देगा, कोर्ट को वापस कर देगा सम्मन, या वह इनकार कर देता है डिफेंडेंट जिसमें सम्मन अंतर्विष्ट थे और उपनियम A3 में निर्दिष्ट किसी अन्य साधन से लेने से इनकार करता है, जो कोरियर यानी जो मैंने आपको बताया उसके थ्रू लेने से इनकार करता है। तो सम्मन निकालने वाला न्यायालय यह घोषणा करेगा कि सम्मन सम्यक रूप से प्रतिवादी पर तामील किया दिए गए हैं। तो इनकार करता है इस तरीके से तो सम्मन की सर्विस कंप्लीट मानी जाएगी। नेक्स्ट लेकिन जो परंतु क्या है कि जहां सम्मन उचित रूप से पता लिखकर उस पर पूर्व संदाय करके और सीधी रजिस्ट्री डाक द्वारा सम्यक रूप से भेजा गया था, वहां इस उपनियम में निर्दिष्ट घोषणा इस तथ्य के होते हुए भी की जाएगी कि अभिस्वीकृति खो जाने या इधर उधर हो जाने या किसी अन्य कारण से सम्मन निकालने की तारीख से 30 दिन के भीतर न्यायालय द्वारा प्राप्त नहीं हुई है। यानी कि इधर उधर हो जा रहा है या जो सम्मन निकालने की तारीख से 30 दिन के भीतर न्यायालय द्वारा प्राप्त नहीं होता है तो भी सम्मन की सर्विस ये नहीं है कि पूरी मानी जाएगी, उस केस में कुछ और होगा।
नेक्स्ट आते हैं सब रूल 6 कहता है कि यथा स्थिति उच्च न्यायालय या जिला न्यायाधीश उपनियम 1 के प्रयोजन के लिए कोरियर अभिकरण का एक पैनल तैयार करेगा। तो एक पैनल तैयार करेगा कोरियर का। नेक्स्ट आते हैं रूल 9A। रूल 9A कहता है कि तामील के लिए वादी को सम्मन का दिया जाना, यानी कि सम्मन गिव टू द प्लेंटिफ फॉर सर्विस, यानी कि जो सम्मन की तामील करनी है वो जो जिसने केस किया है उसको ही वो सम्मन दिया जाए सर्विस के लिए। न्यायालय नियम 9 के अधीन सम्मन की तामील के अतिरिक्त वादी के आवेदन पर प्रतिवादी के उपसंजात होने के लिए सम्मन जारी करने के लिए ऐसे वादी को जो प्रतिवादी पर ऐसे सम्मनों की तामील करने के लिए अनुरोध कर सकेगा और ऐसे किसी मामले में ऐसे प्रतिवादी को तामील के लिए सम्मन का प्रदान करेगा। यानी कि प्लेंटिफ कहता है कि मैं ही सम्मन की सर्विस कर दूंगा, तो कोर्ट उसको ही सम्मन देके उसकी सर्विस करा सकती है। न्यायालय के न्यायाधीश या ऐसे अधिकारी द्वारा जो वह इस नियम नियुक्त करे हस्ताक्षरित और न्यायालय की मुद्दा से मुद्दांकित ऐसे सम्मनों की तामील ऐसे वादी द्वारा या उसकी ओर से उसकी एक कॉपी व्यक्तिगत रूप से प्रतिवादी को देकर या निवेदन करने पर की जाएगी और पर तामील की ऐसी पद्धति से की जाएगी जो नियम 9 के उपनियम 3 में उल्लिखित है। यानी कि डायरेक्ट उसकी एक कॉपी क्या है डिफेंडेंट को पकड़ा के जो वादी है प्लेंटिफ है वो उसकी सम्मन की सर्विस कर सकता है, लेकिन उसमें हस्ताक्षर चाहिए होंगे कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है। नेक्स्ट आते हैं सब रूल 3 रूल 9A का। नियम 16 और नियम 18 के उपबंध ऐसे नियम के अधीन व्यक्तिगत रूप से तामील किए गए सम्मनों पर उसी प्रकार लागू होंगे मानो तामील करने वाला व्यक्ति एक तामील करने वाला अधिकारी था। जो रूल्स हैं कि अगर वादी ने सम्मन की सर्विस करी है तो ये नहीं माना जाएगा वादी ने करी है, ऐसा माना जाएगा कि उस अधिकारी ने करी है। तो जो रूल 8 है, रूल 16 एंड 18 है, उसके उपबंध जो है वो लागू होंगे। नेक्स्ट आते हैं सब रूल 4 ऑर्डर 9A। सब रूल 4 कहता है कि यदि ऐसे सम्मनों को उसके निवेदित किए जाने पर प्राप्त करने से इनकार किया जाता है या तामील किया गया व्यक्ति तामील की अभिस्वीकृति पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है या किसी कारणवश ऐसा संबंध व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं किया जा सकता है, तो न्यायालय पक्षकार के आवेदन पर और न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को तामील किए जाने वाली रीति से तामील किए जाने के लिए सम्मनों को पुनः जारी करेगा। तो कोर्ट अगर एक बार एक्सेप्ट नहीं हुआ या किसी तरीके से रह गया, सम्मन की सर्विस नहीं हुई, गलत पता था, तो उस केस में कोर्ट क्या है दोबारा सम्मन इशू करेगी, द्वारा उसकी तामील सर्विस कराएगी और उसका जो खर्चा होगा वो प्लेंटिफ के थ्रू दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं रूल 10। रूल 10 कहता है ऑर्डर 5 का कि तामील का ढंग क्या होगा, मोड ऑफ सर्विस क्या होगा। तो सम्मन की तामील उसकी ऐसी प्रति ऐसी कॉपी के परिधान या निमादान द्वारा की जाएगी और न्यायाधीश या उसके अधिकारा द्वारा या वह इस नियमन नियुक्त करे हस्ताक्षरित हो जिस पर न्यायालय की मुद्रा लगी हो। यानी ये सम्मन निकालने का ढंग क्या होगा कि सम्मन जो निकाला जाएगा उसकी एक कॉपी जो है उस व्यक्ति को जिसके अगेंस्ट सम्मन निकाला गया है उसको दी जाएगी, जिसमें कि न्यायालय की मुद्रा और जो जज है उसके साइन होंगे, उस कोर्ट के साइन होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं रूल 11। रूल 11 कहता है ऑर्डर 5 का कि अनेक प्रतिवादियों पर तामील कैसे की जाएगी। सर्विस ऑन सर्वल डिफेंडेंट अन्यथा विहित के सिवाय जहां एक से अधिक प्रतिवादी है वह सम्मनों की तामील हर एक प्रतिवादी पर की जाएगी। बहुत सारे डिफेंडेंट है तो खाली एक डिफेंडेंट पे क्या है सम्मन की सर्विस करके नहीं रहा जाएगा, सब पे अलग अलग सम्मन की सर्विस की जाएगी। तो ये बताया गया है रूल 11 ऑर्डर 5 के रूल 11 में ये बताया गया है। नेक्स्ट आते हैं रूल 12। रूल 12 कहता है कि जब साक्ष्य हो तब सम्मन की जो तामील स्वयं प्रतिवादी पर है अन्यथा उसके अभिकर्ता पर की जाएगी। सर्विस टू बी ऑन डिफेंडेंट इन पर्सन व्हेन प्रैक्टिकेबल और ऑन हिज एजेंट।
जब साक्ष्य हो जहां कहीं भी यह साध्य हो, साक्ष्य नहीं है सॉरी, साध्य हो, जब साध्य हो वहां तामील स्वयं प्रतिवादी पर की जाएगी, किंतु यदि तामील का प्रतिगमन करने के लिए सशक्त कोई ऐसा अभिकर्ता है तो उस पर उसकी तामील पर्याप्त होगी। यानी कि अगर जो संबंध की सर्विस है अगर प्रतिवादी पे वैसे तो की जाएगी, अगर प्रतिवादी नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है, उसने कोई एजेंट रखा हुआ तो उस पर संबंध की सर्विस होगी। ये कहता है रूल 12। तो साक्ष्य नहीं था, वो साध्य था। नेक्स्ट आते हैं रूल 13। रूल 13 कहता है कि उस अभिकर्ता पर तामील जिसके द्वारा प्रतिवादी कारोबार करता है। सर्विस ऑन एजेंट बाय whom defendant carries on business, carries on business, it means कि किसी कारोबार या बिजनेस से संबंधित क्या है, कोई काम करता है उसका व्यक्ति या एजेंट किसी ऐसे बाद में जो उसके ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध है जो उस न्यायालय के अधिकार तक स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास नहीं करता है, जिसके संबंध निकाला गया है, किसी भी ऐसे प्रबंधक या अभिकर्ता पर तामील ठीक तामील समझी जाएगी जो तामील जो सर्विस है तामील के समय ऐसी सीमाओं के भीतर ऐसे व्यक्ति के लिए स्वयं ऐसा कारोबार या काम करता है। यानी कि जो व्यक्ति कोई बिजनेस चला रहा है उस डिफेंडेंट का, तो उस पर भी संबंध की सर्विस की जा सकती है। नेक्स्ट आते हैं पोत के मास्टर के बारे में। इस नियम के प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा कि वह स्वामी या भाड़े पर लेने वाले व्यक्ति का अभिकर्ता है। तो अगर वह कोई पोत चलाता है, शिप चलाता है, तो उस पे उस जो पोत चलाने वाला व्यक्ति है उस पे संबंध की सर्विस की जाएगी। नेक्स्ट आते हैं जो रूल 14। रूल 14 ऑर्डर 5 का कहता है कि स्थावर संपत्ति के वादों में भार साधक अभिकर्ता पर तामील, यानी कि जहां स्थावर संपत्ति की बाबत अनुतोष या उसकी प्रति किए गए दोषों के लिए प्रतिकर अभिप्राप्त करने के बाद में तामील स्वयं प्रतिवादी पर नहीं की जा सकती या प्रतिवादी पर उस तामील का प्रतिग्रहण करने के लिए सशक्त कोई अभिकर्ता नहीं है, वहां तामील प्रतिवादी किसी अभिकर्ता पर की जाएगी जो संपत्ति का भार साधक है। यानी कि स्थावर संपत्ति से रिलेटेड केस है, मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस है और कोई एजेंट डिफेंडेंट के द्वारा नहीं है और एजेंट जो डिफेंडेंट है वो भी नहीं रहता है, तो जो उस संपत्ति को संभाले हुए है तो उस पर संबंध की सर्विस की जा सकती है। ये कहता है रूल 14। रूल 15 कहता है कि जहां तामील प्रतिवादी के कुटुंब के व्यक्ति सदस्य पे की जाएगी, where service may be on the adult member of the defendant family, यानी कि डिफेंडेंट की फैमिली के भी क्या है संबंध की सर्विस की जा सकती है। ये बताता है रूल 15 ऑर्डर 5 का कि जहां किसी बात में प्रतिवादी अपने निवास स्थान में उस समय अनुपस्थित है जहां उस पर संबंध की तामील उसके निवास स्थान पर की जानी है और युक्त समय के भीतर उसके निवास स्थान पर पाए जाने की संभावना नहीं है और संबंध की तामील का उसकी ओर से प्रतिग्रहण करने के लिए सशक्त उसका कोई अभिकर्ता एजेंट जो है नहीं है, वहां तामील प्रतिवादी के कुटुंब के कोई वयस्क, कोई बच्चे पे नहीं की जाएगी, उसके वयस्क जो है जो 18 से ऊपर का व्यक्ति है या कोई स्त्री है या पुरुष है पर की जाएगी जो उसके साथ निवास करता है, उस डिफेंडेंट की फैमिली में से कोई मेंबर ना है, लेकिन इसके अंदर नौकर नहीं आता। नेक्स्ट है कि रूल 16 कहता है जब वह व्यक्ति जिस पर तामील की गई है अभिस्वीकृति हस्ताक्षरित करेगा, कि वह एक्सेप्ट करेगा कि हाँ उसने जो संबंध है वो प्राप्त कर लिया है साइन करके। जहां तामील करने वाला अधिकारी संबंध की प्रति स्वयं प्रतिवादी को या उसके निमित्त अभिकर्ता को या किसी अन्य व्यक्ति को परिदत्त करता है या निवेदित करता है, वहां जिस व्यक्ति को प्रति या कॉपी उस संबंध की दी जा रही है वो एक्सेप्ट करेगा और सिग्नेचर करके क्या करेगा, अपनी स्वीकृति देगा कि हाँ उसने जो संबंध है वो एक्सेप्ट कर लिया है। नेक्स्ट आते हैं रूल 17। रूल 17 कहता है जब प्रतिवादी तामील का प्रतिग्रहण करने से इनकार करे या ना कर पाए तब प्रक्रिया क्या होगी, तब प्रोसीजर क्या होगा। वहां प्रतिवादी या उसका अभिकर्ता या उपरोक्त जैसा अन्य व्यक्ति अभिस्वीकृति का हस्ताक्षर करने से इनकार करता है या वहां
तामील करने वाला अधिकारी सभी समय युक्तियुक्त तत्परता बरतने के पश्चात ऐसे प्रतिवादी को ना पा सके, यानी कि नहीं मिलता है डिफेंडेंट, और जो अपने निवास स्थान में उस समय उपस्थित है या उस समय संबंध की जो सर्विस है प्रतिवादी पर ना कर पाए, तो वह क्या है उस निवास स्थान पर उसकी कॉपी छोड़ सकता है, उसके दरवाजे के आगे लगा सकता है, या ऐसे स्थान पे लगा सकता है जो इसके लिए नियुक्त है, या उसके अभिकर्ता पे कर सकता है। तो इस तरीके से कर सकता है जो अपने निवास स्थान पर उस समय अनुपस्थित है। तब उस संबंध की सर्विस की तामील उसके निवास स्थान पर की जाएगी और युक्तियुक्त समय के भीतर उसके निवास स्थान पर पाए जाने की संभावना नहीं है, और ऐसा कोई अभिकर्ता नहीं है, एजेंट नहीं है जो संबंध की तामील का प्रतिग्रहण उसकी ओर से कर सके, या ना कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर की संबंध की सर्विस की जा सके, उसको फैमिली मेंबर भी नहीं है, जिसमें प्रतिवादी मामूली तौर पर निवास करता है या कारोबार करता है या स्वयं काम करता है, बाहरी द्वार पर या किसी अन्य सहज दृश्य स्थान पर क्या है संबंध की एक कॉपी लगा देगा और उसको प्रस्तांकित कर देगा, और ऐसी रिपोर्ट के साथ जिसमें यह कथित होगा कि इसकी एक प्रति ऐसे लगा दी गई है और वह कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसमें कि ऐसा किया गया कथित होंगी, और जिसमें उस व्यक्ति को नाम और पता कथित होगा जिसमें गृह पहचाना था और जिसकी उपस्थिति में प्रति लगाई थी, तो न्यायालय को लौटाएगा जिसने निकाला था। तो इस तरीके से कि जो इसने की उपस्थिति में उसने लगाया उसकी भी सिग्नेचर चलेगा। तो इस तरीके से सारा प्रोसेस होगा। नेक्स्ट आते हैं रूल 18। रूल 18 कहता है कि तामील करने के समय रीति का जो है वह क्या, किस रीति से क्या है जो संबंध के समय और रीति का प्रस्तांकन किया जाएगा। लेकिन मैं आपको ये जो रूल 18 है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। तो फ्रेंड, ऐसी वीडियो के लिए नेक्स्ट रूल्स को पढ़ने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।